सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं CSR नेट की लेक्चर सीरीज में। आज का भी टॉपिक हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है। टॉपिक का नाम पॉइजो ब्रैकेट। एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स से बड़ा ही आसान टॉपिक है, जिससे नियरली हर साल CSR नेट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इन दोनों टॉपिक को मिला के बात करें। ठीक है, तो हर वीडियो की तरह, हर लेक्चर की तरह सबसे पहले हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉइजो ब्रैकेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन a और b कैनोनिकल वेरिएबल्स की फंक्शन, हम जानते हैं कि qi और pi को कैनोनिकल वेरिएबल कहते हैं। ये कोई फंक्शन है जो कि कैनोनिकल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। सिमिलरली b भी a की तरह कोई फंक्शन है where qi is generalized coordinate and pi is generalized momentum, then Poisson bracket of a is written as summation. The summation extend over all generalized coordinates. Del A by del Q by del B by del P minus del A by del P I del B by del Q. We can also represent this in determinant form, like summation I del A by del Qi del A by del P del B by del Qi del B by del P, not matrix, it's determinant. अगर कोई दो फंक्शन कैनोनिकल वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है और उसका पॉइजो ब्रैकेट कैलकुलेट करना है या पॉइजो ब्रैकेट फाइंड आउट करना है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूले पॉइजो ब्रैकेट कहलाते हैं। ये जस्ट सेम क्वांटम कम्यूटेटर की तरह है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह है क्वांटम कम्यूटेटर की तरह पॉइजो ब्रैकेट। धीरे धीरे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो हम इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जिसको अभी डिस्कस करना जरूरी है। पॉइजो ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्पफुल इन रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अगर हमें क्वांटम कम्यूटेटर पता है तो लगभग उससे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टी, लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी है। तो एक बार उसको देखेंगे बिना उनका डेरिवेशन देखे, जस्ट एक बार हम प्रॉपर्टीज को रिमाइंड कर देंगे। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजो ब्रैकेट में पॉइजो ब्रैकेट की पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि पॉइजो ब्रैकेट कम्यूटेटिव नहीं होता है। पॉइजो ब्रैकेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइजो ब्रैकेट ऑफ बी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, पॉइजो ब्रैकेट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 0 इफ सी इज कांस्टेंट। किसी फंक्शन a का अगर हम पॉइजो ब्रैकेट किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ कैलकुलेट करें तो वो 0 आएगा। ठीक है, c एक कांस्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है पॉइजो ब्रैकेट ऑफ a f a इज इक्वल टू 0। ठीक, वेयर f इज फंक्शन ऑफ वेयर f a इज फंक्शन ऑफ a। ठीक है, किसी भी कैनोनिकल वेरिएबल के फंक्शन a का अगर हम किसी दूसरे फंक्शन जो कि a का ही फंक्शन है
उसके साथ अगर पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करें तो वो 0 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ a b plus c is equal to पॉइसन ब्रैकेट ऑफ a b plus पॉइसन ब्रैकेट ऑफ a c। This is called distributive प्रॉपर्टी और ये एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। Similarly, we can write distributive property of multiplication like Poisson bracket of A, B, C is equal to B, A, C plus A, B, C। ओके, एक बार B को बाहर किए और एक बार C को बाहर किए, तो सेम यही फॉर्मूला यूज होता है क्वांटम कम्यूटेटर, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे और Poisson bracket of A, B plus Poisson bracket of B, C A plus Poisson bracket of C, A B is equal to 0, ठीक है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में तीन फंक्शन A B C को चेंज करते हैं और उनके पॉइसन ब्रैकेट का एडिशन कर लेते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है जैकोबी आइडेंटिटी। Okay. We can also see time evolution of a function. अगर कोई फंक्शन f है उसका हम टाइम इवोल्यूशन देखना चाहते हैं, मतलब अलग-अलग टाइम पे उसका बिहेवियर देखना चाहते हैं, तो वहां भी पॉइसन ब्रैकेट थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। लाइक वी कैन कैलकुलेट पॉइसन ब्रैकेट df by v is equal to f पॉइसन ब्रैकेट x plus del f by so df by dt is equal to f Poisson bracket of a del f by dt. So this is called time evolution of ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जो हम क्वांटम मैकेनिक्स को डील करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो कि रिलेट करती है क्वांटम कम्यूटेटर को और पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। तो सपोज हमें क्वांटम कम्यूटेटर कैलकुलेट करना है, दो फंक्शंस a b का क्वांटम कम्यूटेटर कैलकुलेट करना है, तो ये होगा इज इक्वल टू I h कट a b p। ओके, क्या करें हम फंक्शंस का पहले पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट कर ले, उसमें I h कट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्वांटम कम्यूटेटर के बराबर होगा। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन क्वांटम कम्यूटेटर एंड पॉइसन ब्रैकेट। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है कैनोनिकल वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स, ये कोई एक सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल है जिसको दूसरे सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को दूसरे सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स में चेंज करने की जो चेंज करना एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसमें वन एंड ओनली कंडीशन ये है कि फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन शुड रिमेन अनचेंज्ड। ओके, जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है उसका फॉर्म सेम रहना चाहिए दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए। ओके, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन, ना कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन। हैमिल्टोनियन इक्वेशन का फॉर्म सेम होना चाहिए दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स में। So, जैसे सपोज इसके लिए अगर हैमिल्टोनियन H है तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस कितनी आएंगे? del H by del Q bar
is equal to minus pi dot and del h by del pi is equal to ओके। सो इस सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए इस तरह से ये हैमिल्टनियन इक्वेशन लिखे गए। और सपोज करिए कि ये जो नए वेरिएबल्स हैं ये पुराने वेरिएबल्स थे, इनको हम चेंज करके नया कुछ वेरिएबल बना लिए, इनके करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टनियन है उसको k से रिप्रेजेंट करें। k इज अ फंक्शन ऑफ qi कैपिटल pi एंड t। तो अगर k के लिए भी हम हैमिल्टनियन इक्वेशन कुछ इसी तरह से लिख पाए दैट del k by del qi is equal to minus pi dot and del k by del pi is equal to qi। ठीक है, अगर k के लिए भी हम हैमिल्टनियन इक्वेशन इसी तरह से लिख पाए तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, बात क्लियर है? मतलब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का चेंज है एक सेट ऑफ वेरिएबल से दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल इन सच अ वे दैट द फॉर्म ऑफ हैमिल्टनियन इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, दोनों जगह पे हैमिल्टनियन इक्वेशन का फॉर्म अनचेंज्ड है। हैमिल्टनियन इक्वेशन चेंज हो गया बट उनका फॉर्म मतलब उनका स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम है। ओके, तो ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब कहलाएगा, इसकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ, अब ये जो वेरिएबल्स में चेंज हुआ है, ठीक है, एक सेट ऑफ वेरिएबल्स से दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल्स में गए और ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, तो इसकी कुछ कंडीशन है। हम लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल लगा के इसकी कुछ कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को कहते हैं जनरल कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? QI DPI, ओके, माइनस कैपिटल QI कैपिटल D कैपिटल PI शुड बी इक्वल टू DF। ठीक है, ये कहलाती है जनरल कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये है कि हम QI DPI कैलकुलेट करें, माइनस उसमें से माइनस करें कैपिटल QI DPI को, और ये जो रिजल्ट आए उसका वो किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बराबर आएगा। df मतलब फंक्शन f का एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, अगर कहीं ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को ओके, तो ये कंडीशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है ना, अगर हम किसी वेरिएबल्स के लिए, किसी सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें और ये किसी फंक्शन f का एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाए, किसी फंक्शन f का एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाए, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो फंक्शन f है इसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसकी सहायता से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को किया जाता है, या जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता प्रदान करता है, उस फंक्शन को हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह एक जनरेटिंग फंक्शन है। जनरेटिंग फंक्शन के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है जनरल कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब होता क्या है कि जितने भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन परीक्षा में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें इस तरह से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, कि हम पहले QI DPI कैलकुलेट करें, फिर कैपिटल QI माइनस DPI कैलकुलेट करें, और फिर उसमें पहले में से दूसरे को माइनस करें, और वो पता नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा कि नहीं, कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो ये तरीका ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है एग्जाम में। तो एक और मेथड है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं। वो आसान सा मेथड है, वो पॉइसो ब्रैकेट वाला मेथड है। अगर इसका पॉइसो ब्रैकेट, इफ पॉइसो ब्रैकेट ऑफ कैपिटल QI कैपिटल PI इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसका हम पॉइसो ब्रैकेट कैलकुलेट करें और ये 1 के बराबर है, देन ट्रांसफॉर्मेशन will be canonical।
अगर इसका पॉइसन ब्रैकेट 1 के बराबर आया तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से पूछा जाता है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जस्ट हमको QI PI चेक करना है, अगर वो 1 के बराबर आता है तो उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये थी चीजें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इस टॉपिक में हम ये पढ़े कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसकी जनरल कंडीशन क्या है, और उसके बाद हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कोई वेरिएबल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेगा कि नहीं, या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। ओके, तो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है जनरेटिंग फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हमको डिफाइन करना हो जनरेटिंग फंक्शन को, तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी मदद से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, या एक ऐसा फंक्शन जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने में सहायता प्रदान करता है, उस फंक्शन को हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, QI PI, एक सेट ऑफ वेरिएबल्स, दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल QI, जो ये स्मॉल वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ, ये जो कैपिटल वेरिएबल्स है इसको बोलते हैं न्यू वेरिएबल्स। तो जो जनरेटिंग फंक्शन है वो फंक्शन हो सकता है या तो ओल्ड वेरिएबल्स का, या तो न्यू वेरिएबल्स का, या तो दोनों का, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन हो सकता है या तो ओल्ड वेरिएबल्स का, या तो न्यू वेरिएबल्स का, या तो दोनों का। मुख्य रूप से 4 जनरेटिंग फंक्शन जो कि यूज किए जाते हैं, तो उनको चारों जनरेटिंग फंक्शन को पाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वो डिटेल थियरी में आप पढ़ेंगे किसी अच्छी किताब में, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। हम यहाँ जस्ट डिस्कस करते हैं कि चारों जनरेटिंग फंक्शन कौन कौन से हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस क्या हैं, उनके रिलेशंस क्या हैं। तो एक इस तरह का डायग्राम बनाना है। सबसे पहले QI लिखेंगे, यहाँ पे PI लिखेंगे। ये डायग्राम आप लोग भी याद कर लीजिए, इसे जनरेटिंग फंक्शन याद करने में आसानी होगी। यहाँ पे कैपिटल QI लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल PI, ठीक है। मतलब एक लाइन में, एक कॉलम में हम स्मॉल वेरिएबल्स लिखें या ओल्ड वेरिएबल्स लिखें, और एक लाइन में न्यू वेरिएबल्स लिखें। तो अगर हम इसको भेज दें तो ये जो फंक्शन बनाता है इसको बोलते हैं F1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। मुख्य रूप से 4 जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, तो 4 में से पहला जो होता है उसको F1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। तो F1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन है जो वो फंक्शन होता है स्मॉल QI का और कैपिटल QI का। स्मॉल QI का, कैपिटल QI का, अभी टाइम का भी फंक्शन होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एक स्टेटमेंट है, याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा। क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, और जो वेरिएबल नहीं है उनको लाना होता है, ठीक है। जैसे ओल्ड वेरिएबल की बात करें तो स्मॉल QI यहाँ पे है और PI नहीं है, तो अगर हमको PI को पाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल F1 बाय डेल QI जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर करके जो पाना है या जिसको पता करना है उसको लिखेंगे, ठीक। सिमिलरली डेल F1 बाय डेल कैपिटल QI, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जो कैपिटल वेरिएबल्स के लिए, जो न्यू वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे वहां पे इसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस हो गए फॉर F1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर न्यू वेरिएबल्स के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो K है और पुराने वेरिएबल्स के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो H हो, तो H और K में रिलेशन हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू H प्लस डेल F1 बाय डेल K इज इक्वल टू H प्लस डेल F1 बाय डेल P। अगर ये F1 टाइम का एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं है तो K इज इक्वल टू H होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि F1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाते हैं।
इस तरह से पहले हम दो कॉलम बना लेंगे, उसमें से सबसे ऊपर वाली लाइन को घेर देंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले रो को कंसीडर करेंगे। तो f1 स्मॉल qi और कैपिटल qi का फंक्शन हो गया, और उसके बाद उसी की सहायता से ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम f2 टाइप की जनरेटिंग फंक्शन बना सकते हैं। f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन बनाने के क्या करना होगा, हमको बस इसको घेरना होगा, इसको घेर देंगे। तो ये जो बनेगा ये f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन होगा। तो f2 टाइप जनरेटिंग फंक्शन किसका फंक्शन होगा, f2 will be function of small qi capital Q of t, ठीक है। जैसे सेम f1 फंक्शन था स्मॉल qi कैपिटल qi का, तो f2 फंक्शन होगा स्मॉल qi कैपिटल qi, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन कैसे लिखेंगे, del f2 by del qi is equal to p, जो इसमें दिया गया था उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दी, जो पाना है उससे करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। सिमिलरली del f2 by del कैपिटल pi is equal to q, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नेगेटिव हो गया था, ये जो कैपिटल वाला है वो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो एक लाइन याद रखते हैं, बोथ पॉजिटिव, ओके। और ये जो रिलेशन है नए हैमिल्टोनियन में और पुराने हैमिल्टोनियन में वो सेम रहेगा, k इज इक्वल टू h प्लस l f2 f2 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन में हमें ये सारी बातें जाननी चाहिए, बस यही सारी बातें याद रखनी, ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। ओके, सो f3 टाइप जनरेटिंग फंक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं, जिस तरह से f1 लिखे f2 लिखे, तो अगर इस डायगोनल की बात करें तो ये f3 टाइप जनरेटिंग फंक्शन लिखेंगे। तो f3 टाइप जनरेटिंग फंक्शन इसका फंक्शन होता है स्मॉल pi का कैपिटल, स्मॉल pi कैपिटल की बात, ठीक है। तो f3 टाइप जनरेटिंग फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेम f1 और f2 टाइप की तरह ही लिखे जा सकते हैं, कुछ चेंजेस होंगे। del f3 by del स्मॉल pi, ध्यान रखिए अगर स्मॉल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल ही कुछ रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू माइनस स्मॉल p एंड del f3 by del कैपिटल qi इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है, f1 में कैपिटल नेगेटिव था, f2 में बोथ पॉजिटिव था, f3 में बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। और सेम रिलेशन होगा नई हैमिल्टोनियन और पुराने हैमिल्टोनियन के बीच में, तो k will be equal to h plus del f3 by del, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली हम f4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को हम घेरेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे f4, तो f4 किसका फंक्शन होगा, स्मॉल pi और कैपिटल pi, स्मॉल pi कैपिटल pi का, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्या करना है, del f4 by del स्मॉल pi is equal to minus q, ठीक है, और del f4 by del कैपिटल pi is equal to q, ठीक है। जो दिया था उसके रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए, जो इसमें नहीं था इसमें उसको लिख दिया। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर स्मॉल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट स्मॉल आ रहा है, अगर कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट कैपिटल आ रहा है, ठीक है ना। f1 में कैपिटल नेगेटिव था, f2 में बोथ पॉजिटिव था, f3 में बोथ नेगेटिव था, और यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव है, तो ये पैटर्न याद रखिए, ठीक है। और सेम यही वाला रिलेशन यहाँ भी लागू होगा, k will be equal to h plus del f4 by del, ठीक है। तो अगर जनरेटिंग फंक्शन के बारे में इतनी बातें हमें पता है, हमें जनरेटिंग फंक्शन के टाइप पता है और उनका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन पता है, तो हम CSR नेट में अब तक के आए हुए सारे सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी सवाल इस टॉपिक से है पॉइसन ब्रैकेट एंड थ्योरेटिकल कैलकुलस में, उन सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। तो ये जो मेथड है, ये जो ट्रिक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इसको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप इसे बनाना सीख लें, इस तरह से लिखना सीख लें, तो वो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, इसको याद रखने के लिए, इसको करेक्ट फॉर्म में याद रखने के लिए,
ओके, तो अब देखते हैं पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इससे सॉल्व होते हैं। ओके ओके सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जून 2015 में। क्वेश्चन, लेट स्मॉल q and स्मॉल p be the canonical coordinate momentum of a dynamical system, which of the following transformation is canonical? ठीक है, अगर किसी सिस्टम की स्मॉल q और स्मॉल p कैनोनिकल कोऑर्डिनेट हो तो इसमें से देखिए दो रिलेशन दिया गया या दो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया और पूछा गया कि इसमें से कौन सा कैनोनिकल है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, तो सॉल्यूशन में इसके देखते हैं। चेक करने का तरीका सेम है, वही है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। क्या होना चाहिए, पॉइजो ब्रैकेट ऑफ QP हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, पॉइजो ब्रैकेट ऑफ Q1 P1 इज इक्वल टू del Q1 by del small q del P1 by del small minus del Q1 by del small p और del Q2 by del small q। सो del Q1 by del small q यहाँ से क्या आएगा, √2 q। ठीक है, अगर हम Q1 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q तो उसकी वैल्यू आएगी √2 q। ठीक है, फिर del P1 by del p ये क्या आएगा, दिस विल आल्सो बी √2 p। ओके, माइनस del Q1 by del p, Q1 p का फंक्शन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0। ओके, सो मल्टीप्लाई करने से ये 2pq के बराबर आएगा। ठीक है, which is not equal to 1। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन 1 में दिया गया है ये कैनोनिकल नहीं है। ठीक है, नॉट कैनोनिकल। अब सेकंड देखते हैं, पॉइजो ब्रैकेट ऑफ Q2 P2। ओके, तो पॉइजो ब्रैकेट ऑफ Q2 P2 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे del Q2 by del small q del P2 by del small p minus del Q2 by del small p और del P2 by del small p। ओके, सो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ Q2 से Q2 को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q तो यहाँ से 1/√। ओके, सिमिलरली अगर हम P2 को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p तो यहाँ भी 1/√। ओके, माइनस साइन Q2 को हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू q तो यहाँ से 1/√2 आएगा, और P2 को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू q तो यहाँ से -1/√2। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये 1 आ गया, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन 2 इन सेकंड इज कैनोनिकल। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था जो कि 2015 में पूछा गया कि दो रिलेशंस दिए गए थे, उनको चेक करना था कि ये कैनोनिकल है कि नहीं, और ये बहुत ही सिंपल फंक्शन थे, इसका पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट करना बहुत आसान था, 2 लाइन का काम था और हम जल्दी से ही रिजल्ट लेते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सो एक क्वेश्चन और है हम लोग के पास जो कि दिसंबर 2015 में पूछा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन हैमिल्टोनियन, एक हैमिल्टोनियन दिया गया बाय द जनरेटिंग फंक्शन, एक जनरेटिंग फंक्शन भी दिया गया है और कुछ इनिशियल कंडीशन भी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोस सिमेट्रिकली डिपेंडेंस ऑन
डिपेंडेंस ऑफ QT ऑन T। ऑप्शन में 4 ग्राफ दिए गए हैं, 4 तरह के ग्राफ दिए गए हैं। पूछा गया है कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है उससे जो एक नया वेरिएबल कैपिटल Q आया है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड हैमिल्टोनियन कैन बी गिवन बाय K is equal to, where K is new Hamiltonian, H plus del F by del। ठीक है, इस केस में F की वैल्यू दी गई है और F कहीं से भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो del F by del की 0 के बराबर है, which means K की वैल्यू H के बराबर होगी और H जो कि दिया गया है p square by 2 plus हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको पता करना है। स्मॉल p को रिप्लेस करना है कैपिटल P से और स्मॉल q को रिप्लेस करना है कैपिटल Q से। मतलब इस नए हैमिल्टोनियन को कैपिटल Q और कैपिटल P में लेके आना है। ठीक है ना, तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है f is equal to हाफ m ओमेगा q स्क्वायर cot q। ठीक है, तो ये क्लियरली स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है, व्हिच मींस कि ये f1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन है और f1 टाइप जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन जानते हैं कि del f1 by del q की वैल्यू p के बराबर होती है। तो इससे एक रिजल्ट आया, ये स्मॉल q है ये स्मॉल p है, तो इससे एक रिजल्ट आया स्मॉल p की वैल्यू बराबर है m ओमेगा q cot q। ठीक है, इसको हम रिजर्व करते हैं एंड दूसरा जो रिलेशन है del f1 by del कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू Q कैपिटल Q तो ये आएगा हाफ m ओमेगा q स्क्वायर और cot q को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर q आएगा, इसकी वैल्यू माइनस p के बराबर है। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो p की वैल्यू कैपिटल P की वैल्यू ये बराबर हो जाएगा हाफ ये ओमेगा q स्क्वायर कोसेक स्क्वायर q। तो यहां से हम स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स। तो स्मॉल q स्क्वायर की वैल्यू होगी, देखिए ये 2p बाई m ओमेगा और ये उधर जाएगा तो ये 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर की हो जाएगा, फिर बाद में बदल के साइन स्क्वायर की हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल P, तो ये वैल्यू है q स्क्वायर की। इसी q स्क्वायर को डायरेक्ट हम यहां पे पुट कर देंगे। सिमिलरली हमको पता करना है p स्क्वायर की वैल्यू, तो p की वैल्यू ये है, तो यहां से p स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर cot स्क्वायर कैपिटल Q। ठीक है, यहां पे स्मॉल q स्क्वायर इसको रिप्लेस करना है, तो इसको हम इसकी सहायता से रिप्लेस करेंगे, तो p स्क्वायर विल बी m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 कैपिटल P sin स्क्वायर q अपॉन m ओमेगा, दिस इज cot स्क्वायर q। ठीक है, तो ये m ओमेगा से ये m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये sin स्क्वायर q से cot स्क्वायर q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां फाइनली बचेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा 2p cos स्क्वायर। तो स्मॉल p स्क्वायर की वैल्यू है m ओमेगा 2p cos स्क्वायर की। अब हमें q स्क्वायर भी पता चल गया और स्मॉल p स्क्वायर भी पता चल गया, इन दोनों को यहां पे रख देते हैं, तो k की वैल्यू होगी ओके। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ओमेगा p cos स्क्वायर q। सिमिलरली इसको सिंपलीफाई करने से ये बचेगा प्लस ओमेगा p sin स्क्वायर q। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ। अब इसको सम करेंगे, ओमेगा p यहां भी है, ओमेगा p यहां भी है, इसको कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर q प्लस sin स्क्वायर q बचेगा जो कि सिर्फ 1 हो जाता है, तो a की वैल्यू ओमेगा p के बराबर है। तो हमें ये पता चल गया कि न्यू हैमिल्टोनियन जो होने वाला है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या है। अब इसकी सहायता से हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे, तो उसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी del k by del p is equal to q dot। ओके, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्टली विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P, तो ये ओमेगा आएगा और q डॉट को हम लिख सकते हैं dq by dt। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो dq विल बी ओमेगा dt या q इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस c। ठीक है, तो दिया गया है कि at t इज इक्वल टू 0 तो q की वैल्यू 0 के बराबर है। जब t 0 है तो q 0 है, तो इस वजह से c 0 होगा यहां। देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू बराबर होगी, q की वैल्यू बराबर होगी ओमेगा t। ठीक है, तो अगर हम q और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन अपना चेक करें तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया हैमिल्टोनियन पता करना था और उसके बाद उसके वेरिएबल्स का बिहेवियर पता करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीएसआर एग्जाम में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, पॉइसो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट पता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पता है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एक सवाल हम कर लें 5 नंबर से। ठीक, थैंक यू।